हाय फ्रेंड्स, न्यू सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं मुलायम यादव आज आपको जूलॉजी का नया टॉपिक लेकर आया हूं। आज के इस टॉपिक में हम लोग पैरामीशियम के बारे में बात करेंगे। हम लोगों ने पिछले कुछ सालों में देखा कि पैरामीशियम से यूपी कैडेट या बीएचयू, आईसीआर, इसके अलावा अन्य कृषि विश्वविद्यालयों में जो प्रवेश परीक्षाएँ होती हैं उससे इससे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। तो उन सभी क्वेश्चनों पर हम लोग ध्यान में रखते हुए क्वेश्चनों को ध्यान में रखते हुए पैरामीशियम के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो इसके पहले हम लोगों ने अमीबा को बताया। तो अमीबा और पैरामीशियम जो है वो एक ही संघ का जंतु है। तो अगर एक ही संघ का जंतु है तो कुछ लक्षण तो समान होगा, और दो अलग अलग जंतु भी हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ लक्षण भिन्न भी होंगे। तो कौन से लक्षण समान होंगे, कौन से भिन्न लक्षण होंगे, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। इसका वर्गीकरण हम लोग देखते हैं। अमीबा का पैरामीशियम का जो जगत है, किंगडम जगत, प्रोटिस्टा। तो अमीबा की भी किंगडम जो है वो प्रोटिस्टा ही है, जिसको हम जगत बोलते हैं। उसके बाद है फाइलम को संघ बोला जाता है, प्रोटोजोआ है। क्लास सिलिएटा, क्योंकि इसमें सीलिया होती है इसलिए इसको सिलिएटा में रखा गया है। इसके बाद आर्डर आता है जिसको हम लोग गण कहते हैं। जिम्नोस्टोमेटिडा गण है। जीनस पैरामीशियम और स्पीशीज कार्डेटम। तो अगर जंतु वैज्ञानिक के नाम की बात हम लोग करें तो जो पैरामीशियम है इसका जंतु वैज्ञानिक नाम क्या हो गया? पैरामीशियम कार्डेटम। अमीबा का क्या था? अमीबा का पिछले लेक्चर में हमने बताया था अमीबा प्रोटियस। तो इसका क्या हो गया? पैरामीशियम का पैरामीशियम कार्डेटम। दोनों के जो वंश हैं उसी के नाम लिए जाते हैं। स्पीशीज दोनों की अलग अलग हैं क्योंकि ये अलग अलग जंतु हैं। इसके बाद हम लोग बात संरचना की करते हैं। संरचना से जनरली क्वेश्चन पूछ लिया था, अभी हाल ही में पूछा गया था कि ट्राइकोसिस्ट का कार्य क्या है। एक्चुअली ट्राइकोसिस्ट हमने यहाँ मेंशन नहीं किया है। ये आपको इस तरह की जो संरचनाएं दिख रही हैं ये वास्तव में ट्राइकोसिस्ट है। ट्राइकोसिस्ट। तो ये पूछा गया था कि ट्राइकोसिस्ट का कार्य क्या है या सुरक्षात्मक अंग क्या कहलाता है। तो ट्राइकोसिस्ट कहलाता है। तो हम सबके बारे में यहाँ पे डिटेल में सबसे पहले देखेंगे। अध्ययन करने से पहले आपको कुछ चीज़ें कॉमन हम बता देते हैं कि ये एक कोशिकीय जंतु है, क्योंकि ये किसके अंतर्गत आता है? प्रोटिस्टा के अंतर्गत आता है। एक कोशिकीय और यूकैरियोटिक जंतु है। कैसा है? एक कोशिकीय और यूकैरियोटिक। आप इसको देख रहे होंगे, थोड़ा सा आकृति है, चपलाकृति। इसको हम स्लीपर जंतु के नाम से भी जानते हैं। पैरामीशियम को हम स्लीपर जंतु के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इसका जो आकार होता है स्लीपर के या मनुष्य के तलवे के आकार का होता है, तो इसलिए हम इसको स्लीपर जंतु कहते हैं। एक कोशिकीय होता है, स्वाश्रयी होता है, कभी कभी किसी के साथ जीवित रूप में भी होता है। पैरामीशियम उसके परजीवी के रूप में भी पाया जाता है। अब हम बात इसकी करते हैं कि इसका जो बाहरी आवरण की बात करते हैं जिससे ढका हुआ होता है उसको हम पेलिकल कहते हैं। तो पैरामीशियम का बाहरी आवरण क्या कहलाता है? पेलिकल कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिख लेंगे। पैरामीशियम का बाहरी आवरण क्या कहलाता है? पेलिकल कहलाता है। उसके बाद पैरामीशियम के बाहरी आवरण पर आप लोग देख रहे होंगे रोए जैसी संरचना पाई जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं? रोमाब कहते हैं, या इसको सीलिया कहा जाता है, इंग्लिश में सीलिया। इसी के द्वारा पैरामीशियम में गमन होता है। पैरामीशियम में गमन किसके द्वारा होता है? सीलिया द्वारा। वामावर्त पैरामीशियम गमन कैसे करता है? वामावर्त और एंटी क्लॉकवाइज एक गमन करता है। वामावर्त मीन्स अपने शरीर को ये वामावर्त घुमाता है, एंटी क्लॉकवाइज। दूसरी बात हम लोग सीलिया की बात हो गई, सीलिया के द्वारा इसमें गमन होता है। फिर हम लोग बात करते हैं ट्राइकोसिस्ट का। ट्राइकोसिस्ट इसमें एक सूख जैसी संरचना है, इसके एक्टोप्लाज्म में पाई जाती है। एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म, इसके जो अंदर का जो एक्चुअली पैरामीशियम का जो द्रव्य है दो भागों में बटा होता है, एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म में ही ट्राइकोसिस्ट पाया जाता है। ट्राइकोसिस्ट कहाँ पाया जाता है? एक्टोप्लाज्म में। इसके साथ साथ में एक्टोप्लाज्म में हमारी संकुचनशील धानी भी पाई जाती है। अब बात क्वेश्चन पूछा था कि इसका जो द्रव्य है कितने भागों में बटा होता है? दो भागों में, एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म में। और इसमें तीन प्रकार की खाद्य रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। खाद्य रिक्तिका, संकुचनशील रिक्तिका और जलधानी। खाद्य धानी, जलधानी और संकुचनशील धानी, तीन प्रकार की इसमें धानियाँ पाई जाती हैं। तो अमीबा में भी तीन प्रकार की धानियाँ पाई जाती हैं। अब इसमें डिफरेंस क्या है कि अमीबा में जो संकुचनशील धानी पाई जाती है, पैरामीशियम में जो संकुचनशील धानी पाई जाती है, उसमें डिफरेंस ये है कि अमीबा में जो संकुचनशील धानी होती है वह एक ही होती है और उसके चारों तरफ ट्यूबुलर संरचना नहीं पाई जाती। देखिए इसमें 1 2 3 4 5 6 ट्यूबुलर संरचना होती है। इसकी संख्या 6 से 10 तक हो सकती है और ये
जो हमारा संकुचनशील धानी है, संकुचनशील धानी के चारों तरफ ये बनी हुई होती है, संकुचनशील धानी के चारों तरफ ये पाई जाती है। तो पैरामीशियम में दो संकुचनशील धानी होती है, जबकि अमीबा में एक ही संकुचनशील धानी होती है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। और दूसरा डिफरेंस क्या है कि ट्यूबुलर संरचना पैरामीशियम में ही पाई जाती है, अमीबा में नहीं पाई जाती है। एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म पैरामीशियम में भी होता है, इनका जो द्रव्य होता है, और अमीबा में भी होता है, दोनों समानताएं हैं। अब हम इसके बाद बात करते हैं मुख खांच की या कोशिका मुख का। कोशिका मुख अमीबा में पैरामीशियम में पाया जाता है। इसके साथ साथ में कोशिका ग्रसिका भी पैरामीशियम में पाया जाता है। अब सीलिया हो गया, संकुचनशील, ट्राइकोसिस, सारी चीज़ें हो गई हैं। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि एक ऐसा जंतु है, यह एक कोश की यूकैरियोटिक सूक्ष्मदर्शी, एक कोश की यूकैरियोटिक 0.3 mm इसका साइज होता है, 0.3 mm पैरामीशियम का साइज होता है। तो एक कोश की सूक्ष्मदर्शी यूकैरियोटिक और होलोजोइक होता है। अमीबा और पैरामीशियम दोनों जो है होलोजोइक प्रोटोजोआ है। कैसे हैं? होलोजोइक मीन्स इसमें जो भोजन होता है, भोजन का अंतर्ग्रहण होता है, और जंतु समभोजी होता है। मीन्स अमीबा और पैरामीशियम दोनों क्या होते हैं? जंतु समभोजी होते हैं। तो पैरामीशियम भी ऐसा होता है। अब इसके बाद श्वसन की बात करें तो श्वसन भी इसमें कोशिका झिल्ली और या शरीर की सतह द्वारा होता है। श्वसन कोशिका झिल्ली और शरीर की सतह द्वारा होता है। आक्षी श्वसन होता है। श्वसन के लिए जो ऑक्सीजन का माध्यम है वो जल है। उत्सर्जन की बात करें, ये भी मोनोटेरिक होता है। उत्सर्जन किसके द्वारा करता है? कोशिका झिल्ली या शरीर की सतह द्वारा ये उत्सर्जन भी करता है। गमन सीलिया द्वारा करता है। अब बात आती है कि इसमें पाचन किसका ऐसा होता है? तो अंतःकोशिकीय पाचन होता है। पाचन कैसा होता है? अंतःकोशिकीय या जो हमारा खाद्य रिक्तिका है, खाद्य रिक्तिका के अंदर इसमें पाचन की क्रिया होती है। इसके बाद हम अगर बात करें कि इसमें जनन हमने अमीबा में बताया था कि जनन उसमें केवल अलैंगिक होता है, लेकिन पैरामीशियम में जनन दो विधियों से द्वारा होता है। लैंगिक भी होता है और अलैंगिक भी होता है। लैंगिक मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा क्या है? अलैंगिक, जिसको हम लोग कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल। तो इसमें दोनों प्रकार के जनन पाए जाते हैं। बात है कि जो लैंगिक जनन होता है, लैंगिक जनन में संयुग्मन होता है। संयुग्मन प्रायः 200 से 250 पीढ़ियों के बाद होता है। अमीबा में संयुग्मन की जो प्रोसेस होती है, कंजुगेशन जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं? कंजुगेशन। लैंगिक जनन में एक ही है जिसका नाम क्या है? कंजुगेशन। अमीबा में भी कंजुगेशन होता है। पैरामीशियम में लैंगिक जनन की जो विधि कौन सी है? वो कंजुगेशन है। पैरामीशियम में लैंगिक जनन की कंजुगेशन विधि है। अमीबा में भी कंजुगेशन होता है। तो अमीबा का जो कंजुगेशन होता है वो अलैंगिक में आता है। एक्चुअली क्या है कि उसमें जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है उसका आदान प्रदान नहीं होता है, लेकिन इसमें जेनेटिक मटेरियल का आदान प्रदान हो जाता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अमीबा में, इसमें लैंगिक जनन में कि ये जो इसका कंजुगेशन होता है, कंजुगेशन में दो जो अमीबी होते हैं वो साथ साथ आते हैं, एक दूसरे से कुछ देर तक चिपके रहते हैं, फिर अलग हो जाते हैं। इससे क्या होता है कि इसमें पुनः द्विविखंडन करने की क्षमता आ जाती है, जो कि लैंगिक जनन का एक प्रकार है। तो हम लैंगिक जनन में देखेंगे, लैंगिक जनन का जो मुख्य रूप से लैंगिक जनन में इसमें होता है वो कौन सा होता है? द्विविखंडन। पैरामीशियम में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? द्विविखंडन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्विविखंडन द्वारा। द्विविखंडन से इसमें लैंगिक जनन होता है। द्विविखंडन क्या होता है इसके बारे में हम लोग लिखेंगे। यह पैरामीशियम में जनन की सर्वमान्य और सबसे प्रचलित विधि है। पहला पॉइंट, द्विविखंडन में पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? यह पैरामीशियम में जनन की, अलैंगिक जनन की सबसे सर्वमान्य और सामान्य विधि है। दूसरा लिखेंगे प्रचलित विधि है। दूसरा क्या लिखेंगे? यह समसूत्री कोशिका विभाजन के समान होता है। यह समसूत्री कोशिका विभाजन के समान होता है। तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? इसको पूरा होने में लगभग 2 से 2.5 घंटे का समय लगता है। मतलब अगर हम द्विविखंडन के द्वारा इसका जनन करते हैं तो इसको पूरा होने में द्विविखंडन लगभग 2 से 2.5 घंटे का समय लगता है। एक केवल अनुकूल परिस्थितियों में ही होता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में द्विविखंडन द्वारा जनन पैरामीशियम में नहीं होता। एक्चुअली क्या होता है कि 200 से 250 पीढ़ी जब द्विविखंडन करते करते इनके जीवों में जनन करने की क्षमता कम हो जाती है, तो फिर ये लैंगिक जनन करते हैं। लैंगिक जनन में कंजुगेशन की क्रिया करते हैं। इसके बाद में हम उसके बाद बात करते हैं इसमें केंद्रक की। तो इसमें केंद्रक जो होते हैं 2 होते हैं।
अमीबा में एक ही केंद्रक होता है, लेकिन पैरामीशियम में 2 केंद्रक होता है। एक केंद्रक का नाम है गुरु केंद्रक माइक्रोन्यूक्लियस, दूसरा माइक्रोन्यूक्लियस जिसको हम कहते हैं लघु केंद्रक। गुरु केंद्रक और लघु केंद्रक, इनका दोनों का अलग अलग कार्य है। लघु केंद्रक का कार्य जनन में भाग लेना है। पैरामीशियम में लघु केंद्रक का कार्य क्या है? जनन में भाग लेना, जनन में भाग लेना। और गुरु केंद्रक का कार्य है मेटाबॉलिक, उपापचयी क्रियाओं में भाग लेना। उपापचयी क्रियाएं कौन कौन सी होती है? जैसे श्वसन हो गया, पाचन हो गया, उत्सर्जन हो गया, इन सब में कौन भाग लेता है? हमारा गुरु केंद्रक भाग लेता है। और जनन में कौन सा केंद्रक भाग लेता है? जनन में लघु केंद्रक भाग लेता है। अब बात है कि अमीबा और पैरामीशियम में डिफरेंस क्या है, उसको आप ध्यान से सुनिएगा। अमीबा में केवल एक ही संकुचनशील धानी पाई जाती है, जबकि पैरामीशियम में संकुचनशील धानी 2 होते हैं। ऐसे ही अमीबा में केवल एक ही केंद्रक होता है, पैरामीशियम में केंद्रकों की संख्या 2 होती है। अमीबा में गमन स्यूडोपोडिया द्वारा होता है, पैरामीशियम में गमन सीलिया द्वारा होता है। ये आप याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।